Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New Saint Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to explain the circulatory system, excretory system of both plant and animal in this video. So students, I have already explained the various kinds of systems of human beings in my last video, like digestive system of animals and digestion, how digestion occurs in unicellular organisms and multicellular organisms, and the process of nutrition, types of nutrition. So I had already explained, but in this video it contains the topic transportation, what kind of transportation occurs in the human beings, and how it occurs, what kinds of organs and involves are there. So uh, let's start with the transportation. The transportation in the human beings, the main transport system in human beings is circulatory system. It consists of blood, arteries, veins, capillaries and heart. सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का मतलब तो हम यहाँ इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जब भी बॉडी के अंदर अगर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी पार्टिकल्स का, न्यूट्रिएंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का। तो इसके लिए बेसिकली हमारी जो बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हेल्प करता है। इट कंटेन ब्लड, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी एंड हार्ट। दीज ऑल आर द components in which the transportation occurs in the human body. So let's start the first. What is blood? Actually students, blood is a fluid connective tissue, यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है। यानी कि इसको हम मोबाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूव करता रहता है, और फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्टेट होती है वो लिक्विड रहती है। कनेक्टिव क्योंकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, बॉडी के हर पार्ट को ये कनेक्ट करता है। और टिश्यू क्योंकि इट कंटेन WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। इसलिए जो ब्लड है एक मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है जिसका काम ट्रांसपोर्ट, फूड का करना, ऑक्सीजन का करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का करना, ये सब ब्लड का वर्क रहता है। इसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो बेसिकली जो 90% अगर हम बात करते हैं तो 90% जो पोर्शन रहता है वो प्लाज्मा रहता है। वो जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस बेसिस। रेड ब्लड सेल्स, इसकी बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोब से। और प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इसलिए दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मेक्स द वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, एंड वन ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन various kinds of salts like bicarbonate salts and blood cells component, plasma, etc. अब ये जो ब्लड है वो रेड कलर का हमें स्टूडेंट्स इसलिए दिखता है कि जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो RBC के अंदर होती है। तो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के एकमात्र ऐसे सेल्स हैं विच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनका लाइफ स्पान भी काफ़ी कम होता है, और लाइफ स्पान कम होने की वजह से ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स 120 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। तो इनका हीमोग्लोबिन भी डेड हो जाता है। देन अब इसमें बात करते हैं कि ये जो ब्लड है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए हमारी तरफ से जो बॉडी के अंदर जो एक तरीके से जिसको बोल सकते हैं कि एक मैकेनिज़्म है जिसको हम, जो कि एक नेटवर्क फैला हुआ है आर्टरीज़ का, वेन्स का, कैपिलरी का। तो इन सब के थ्रू ब्लड जो है हमारा आर्टरी से वेन्स, वेन्स से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्स, वेन्स से आर्टरी, इस तरीके से ही एक एक दूसरे में ही मूव करता रहता है। यानी कि जो हमारा जो ब्लड है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक जिसको बोल सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं इसको, जिसमें जो आर्टरीज है, आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स। यानी कि आर्टरीज जो है प्योर ब्लड कैरी करती हैं और काफ़ी थिक वॉल की होती हैं, लेकिन केवल एक आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, जो वेन्स होती हैं वो बॉडी में इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन वेन, पल्मोनरी वेन, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेंस। ये दोनों टाइप के ब्लड को कैरी करती हैं, क्योंकि ये आर्टरी से भी कनेक्ट रहती हैं और एक ये वेन से भी कनेक्ट रहती है। तो इसलिए इसका जो वर्क है वो दोनों का है कि ये जो है दोनों में काम वर्क करेगी, क्योंकि ये मीडिएटर का काम करती है बिटवीन आर्टरी एंड कैपिलरी। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट इज हार्ट। तो इन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड। यानी कि हार्ट का जो वर्क है ह्यूमन बॉडी में वो है पंपिंग ऑफ ब्लड, और इस पंपिंग ऑफ ब्लड की वजह से ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है। और जो है ये इट हैज़ 4 चैम्बर, यानी कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसको अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया और नीचे को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन वॉल्स थिकर देन द एट्रिया। यानी कि इनकी जो वॉल्स है वो एट्रिया से ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि प्रेशर से ब्लड जो नीचे की तरफ आता है हार्ट में, तो इसकी वॉल्स को थिकी होना ज़्यादा ज़रूरी है। द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। यानी कि इसका जो हार्ट का जो जो सेंटर है, सेंटर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। जो चैम्बर्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, यानी कि जो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं सेप्टम, जो कि प्रिवेंट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को, तो और बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसलिए। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो फिजियोलॉजी है और ये जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हार्ट का है क्या। एक्चुअली देखिए, ये जो हार्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि ये नीचे से नैरो है, ऊपर से वाइडर है, और इसमें 4 चैम्बर है। जैसे राइट एट्रियम है तो इसके बगल में लेफ़्ट एट्रियम है, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल है, तो इसके बाद में राइट लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों को सेपरेट जो कर रहा है वो बीच में ये सेप्टम कर रही है, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो सेप्टम है, सेप्टम के बाद में यहाँ पर एक वेन है, पल्मोनरी वेन। ये जो है कनेक्टेड रहती है राइट पोर्शंस ऑफ द हार्ट से, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेना केवा के थ्रू एंटर करता है, वो राइट वेंट्रिकल्स में जाता है राइट एट्रियम से, देन वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। देन उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हार्ट से जो वेन्स आ रही हैं, जिसको हम पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये पल्मोनरी जो वेन है ये सीधे हमारे लंग्स से कनेक्टेड रहती है। लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है वो एंटर करता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ये सीधे हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको एओर्टा बोलते हैं, वहाँ पर चला जाता है। इसके थ्रू यहाँ पर हम ये एरो से रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड एंटर किया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, देन उसी एओर्टा में चला गया। और एओर्टा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जिससे ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पास आउट हो जाता है। और जब बॉडी के अंदर ये पूरा ब्लड पास आउट हो जाता है, उसके बाद में बॉडी जो है वो वेस्ट के रूप में डीऑक्सीनेटेड ब्लड देती है, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। वो बॉडी के पार्ट्स से इन वेना केवा के थ्रू एंटर करता है राइट चैम्बर में, और राइट चैम्बर से राइट वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन ये एंटर कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लंग्स को पहुंचा देगी। यानी कि ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट विच इज़ मायोजेनिक। एक्चुअल में जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि हार्ट जब भी हम मतलब बर्थ से लेके और टिल डेथ तक, जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक ये पंप करता रहता है। यानी कि इसको पंप करने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है एएनएस के थ्रू, और ये जो नर्वस सिस्टम है जो इसको हेल्प करता है, जो ये जो नर्वस सिस्टम है जो इसको हेल्प करना है कि इसमें पंपिंग करने में ब्लड में, तो इसमें हार्ट को जो है एंटर करा देता है। यानी कि अगर इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये जो मायोजेनिक जो वर्ड है वो यही आया है कि आपका बर्थ से जो हार्ट है वो पंप करना स्टार्ट होता है और वो टिल एंड तक पंप करता रहता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसमें कि जो हार्ट है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि इसको अलाउ करता है कंटिन्यूसली पंप करने के लिए। नाउ दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में देख सकते हैं कि इसमें देखिए जो राइट चैम्बर है वो राइट चैम्बर
राइट चैम्बर वाला जो पोर्शन है उसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, और इसके बीच में एक वॉल्व है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड के, ताकि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना चला जाए। और ये एक और चीज़, और जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशराइज होकर आता है तो एकदम से ये वेंट्रिकल में ना चला जाए, तो इसके फ्लो को भी कंट्रोल करता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लेफ़्ट वाले पोर्शन में भी यही होता है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर ये बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, इनको मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं। ये भी ठीक उसी तरीके से प्रिवेंट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, जैसे कि राइट वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व करता है। बीच में ये सेप्टा है, सेप्टा इस दोनों पोर्शन को सेपरेट करता है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी सीधे सीधे लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाती है, और पल्मोनरी जो वेन है वो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फिर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एंटर करेगा लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, देन उसके बाद ये एओर्टा से हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्ट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये हमारे जो लंग्स का, यानी कि हार्ट जो है कनेक्टेड रहता है डायरेक्ट थ्रू द लंग्स, लिवर, किडनी, ये काफ़ी सारे पोर्शन से हमारा जो बॉडी का आधा सिस्टम जो है ऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज से कनेक्टेड है, आधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कैपिलरीज। यानी कि दिस इज़ द सिस्टम ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है और O2 को बॉडी के अंदर ब्लड के हर एक ऑर्गन्स और ईच सेल तक पहुंचाता है। दिस इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। अगर इसको एक टर्म में अगर इसको हम बोलें तो एक वर्ड है जिसको बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये जो डबल सर्कुलेशन है इसी को बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी का जो आधा पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और आधा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बिकॉज क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी उसमें आधा पोर्शन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और आधा पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक्चुअली जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से जब बाहर जाता है तो जो हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड, जब भी हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट जो है हार्ट के अंदर जैसे ही ब्लड आता है और फिर वो एयरटा के थ्रू जब प्योर ब्लड हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक एक पार्ट तक पहुंच जाता है, तब उस केस में जो हार्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब भी बॉडी से इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है साफ़ होने के लिए, क्योंकि लंग्स तक तभी जाएगा जब वो हार्ट के थ्रू पंप होगा, तब वो हार्ट जो है वो डायलेट करता है। तो यानी कि जब भी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के एक पार्ट तक जाएगा तो वो केस कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन का, और बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के अंदर आएगा तो वो रिलैक्सेशन का। तो ये वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, और एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को मिला के बोलते हैं हार्ट बीट। तो यही हार्ट बीट जो है हमें साउंड्स में सुनाई देती है, जिसको हम हार्ट बीट बेसिकली मेज़र कर सकते हैं लब डब में। यानी कि लब, ये वाली जो साउंड होती है लब डब, ये जो साउंड होती है इसमें पहली जो साउंड है वो ये बताती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर जा चुका है, और सेकंड वाली जो साउंड है वो ये बताती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के अंदर आ चुका है। इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया जाता है एस ए नोड और ए वी नोड के थ्रू। दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, बट जब भी हार्ट को ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एस ए नोड और ए वी नोड एक पेस मेकर का काम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरे हार्ट पे फैलते हैं और हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। इसीलिए कभी भी सीरियस केस में देखा है कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं चेस्ट पे, जब भी कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है या लगता है कि उसकी डेथ हुई है, तो कभी कभी हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के शॉक की वजह से हो सकता है कि उसका हार्ट वो दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर दे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट, हाउ योर हार्ट इज़ वर्क। नाउ द सेकेंड पोर्सन इज़ लिम्फ। लिम्फ एक तरीके से ये भी एक ब्लड की फ्लो की ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, यानी कलरलेस येलोइश बोल सकते हैं इसको। सारे काम वही करता है जो हमारा जो ब्लड करता है, लेकिन
केवल एक्सेप्ट वन वर्क कि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करता। और ये ये हमारी बॉडी में जो है प्रिवेंशन का काम करता है, डिजीजेस से बैक्टीरिया वायरस को किल करने का भी काम करता है। तो इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस। इट इज़ फॉर्म बाय द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरी lymph lymph drains into the lymphatic capillary which form lymph vessels and joins into the large vein। यानी कि इस छोटे छोटे बॉडी में नोड्स होते हैं, और ये नोड्स जो है बड़े बड़े बॉडी में जो पोर्शंस हैं, जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, ये वहाँ जाकर ओपन होते हैं। जैसे स्प्लीन वगैरह की हम बात करें तो स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? फैट को डाइजेस्ट कर ट्रांसपोर्ट करता है। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड। इट कंटेन लिम्फोसाइट्स विच किल जम्स। मैंने बताया कि इसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं वो जम्स को किल करते हैं, तो ये उनको किल करने का भी वर्क करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फ विच इज़ रिलीज फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम। और हमारी बॉडी में जगह जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स में हमारा जो ये नेक और ये जो बक्कल कैविटी है उसके पास में, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो भी टॉन्सिल्स, वो जो जगह है वो भी लिम्फ नोड्स की जगह है जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या सब में हर्ट एक जैसा ही होता है? तो जैसे देखें, मैमल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और फिशेस में। तो मैमल्स में जो मैंने बताया कि जो हर्ट है 4 चैम्बर का होता है, जिसमें से राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, जो कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स बिकॉज डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। यानी कि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स को ज़्यादा बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये एक तरीके से। लेकिन कुछ हैं, जैसे हम क्रोकोडाइल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल्स को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो कभी कभी पानी के बाहर भी आके धूप सेकता है। अगर फिशेस की बात करें तो ओनली 2 चैम्बर्ड हर्ट, यानी कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड। यानी कि अगर हम बात करें पिसेस यानी कि फिशेस में, तो ये हो जाता है ओनली 2 चैम्बर हर्ट। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हर्ट, मैमल्स में 4 चैम्बर हर्ट। तो यहाँ पर ये सबका वर्किंग एक ही है कि टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए, ये फिशेस का दिखा रहे हैं कि ये जो गिल है वो भी इसमें भी डबल सर्कुलेशन ही शो हो रहा है सिस्टमेटिक, कि इसमें हाफ पार्ट ऑफ द कैपिलरी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हाफ पार्ट। और ये हमारा ये रेप्टाइल्स का है, इसमें 3 चैम्बर्ड हर्ट है, और ये 4 चैम्बर हर्ट वाला पोर्शन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस का ये जो हर्ट का जो इंटरनल एनाटॉमी है वो अलग होती है, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन और उसका प्रोसेस भी अलग होता है। लेकिन सबका काम एक ही है, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। तो प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? तो हमने बताया कि जो जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, ये जो जाइलम फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जाइलम जो है वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो फ्लोएम है वो फूड पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाइलम जो इट इन द ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि प्लांट्स में भी ज़रूरत होती है कि जो रूट से, जो उन्होंने सॉइल से जो भी वाटर, जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है, उसको वो प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुँचाएँ। और प्लांट्स की लीव्स में और स्टेम्स में जो भी फोटोसिंथेसिस हुई है, उससे जो भी ग्लूकोज बना है, उसको वो क्या करें, वो प्लांट के नीचे के एक एक पार्ट तक पहुँचाएँ। तो इसका जो वर्क है वो जाइलम फ्लोएम के उसमें आता है। तो जाइलम द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब जब एक साइड में अगर इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाए कि वो हाई बन जाए कंसनट्रेशन, और दूसरी साइड लो बन जाए, तो ऑटोमेटिक डिफ्यूज़ हो जाती हैं चीज़ें concentration gradient के थ्रू। then due to the transpiration the suction force help into the upward movement of the water। और suction forces की वजह से एक दूसरे से दूर ट्रैवल होती चली जाती है चीज़ें, वाटर न्यूट्रिएंट। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन द फूड ऑफ द लीव्स। तो फूड का जो लीव्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम के थ्रू होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सिस्टम जा रहा है। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स।
Food from the leaf is transferred to the xylem by energy of ATP molecule. Due to osmotic pressure, water enter the phloem and help to the transport of food. यानी कि वाटर फ्लोएम के थ्रू एंटर करता है और इसमें फूड भी तो फूड के साथ मिक्स होता है, फिर वो फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में फ्लोएम टिश्यूज़ और उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये कि टेपरिंग एट बोथ हैंड। यानी कि यहाँ पर जाइलम और उसकी बात करें तो देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हमको इनके एंड्स में टेपरिंग मिलेगी, सीव ट्यूब्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये सीव एरियाज़ होते हैं, जिसके थ्रू ये ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सक्शन फोर्स के थ्रू जो न्यूट्रिएंट है वो फूड पार्टिकल है उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज एक्सक्रीशन। Excretion is the process by which the waste product of the body during the metabolic activities is removed। क्योंकि एक्सक्रीशन जब भी जो भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो उसमें लास्ट में एक स्टेप आता है एक्सक्रीशन। वो भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपने जो फूड मटेरियल है उसमें से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं आपने उसको एब्जॉर्ब किया, लेकिन जो अनयूज़फुल जो बॉडी के लिए हार्मफुल जो चीज़ें हैं उनका एक्सपेल आउट होना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने बताया कि जो बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट है वो काफ़ी तरीके से रिलीज़ आउट होता है, जैसे टीयर्स के फॉर्म में, यानी कि हम आंसू के रूप में भी अपनी जो अंदर की गंदगी उसको बाहर निकालते हैं, पसीने के रूप में निकालते हैं, सेमी सॉलिड के रूप में फीकस के रूप में निकालते हैं, और लिक्विड के रूप में यानी कि यूरिन के रूप में निकालते हैं। तो एक्चुअली यूरिन के रूप में बेसिकली बॉडी से यूरिया को एक्सपेल आउट करते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, और इसका एक्सपेल आउट नहीं होगा तो किडनी फेलियर जैसे केसेस आएंगे। और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमने जो भी अपना जो फूड मटेरियल खाया उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सपेल आउट होंगे। ऐसे ही प्लांट्स के भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसका एल्कलॉइड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के गम्स हैं, ये उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो एक तरीके से देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो भी एज आ उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे लिए यूज़फुल है, और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट लेते हैं वो उनके लिए यूज़फुल है। तो देखते हैं इसमें कि यूनिसेलुलर का भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मल्टी सेलुलर का भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो जैसे हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अलग है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के पेयर होते हैं, अब पेयर ऑफ यूरेटर भी होते हैं, जो कि किडनी से जो यूरिन बनती है वो उसको यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करते हैं। और यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और डक्ट का, जो कि यूरिन को भी कैरी करता है, स्पर्म्स को भी यानी सीमन को भी कैरी करता है। ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। यानी कि अगर हम बात करें व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इस कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से मिलकर ही एक पूरी किडनी बनी हुई होती है। तो लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, जो कि इसको फिल्टर यूनिट का काम करते हैं। जो भी वाटर जो भी ब्लड एंटर करता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि अगर अगर जो ब्लड है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की केस में हम ब्लड को बोलते हैं डर्टी ब्लड, और रेस्पिरेशन के केस में बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि डर्टी ब्लड कंटेन अमीनो एसिड्स एंड अदर हार्मफुल मॉलिक्यूल विच आर नेसेसरी टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉडी से निकलना ज़रूरी है ब्लड के कंपोनेंट से, तो उनको हेल्प करती है किडनी। तो किडनी इज़ यूज़फुल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, और ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के बाद में उसमें से जो हार्मफुल मटेरियल है, अमोनिया, यूरिया वगैरह, और ये जो अदर हार्मफुल ड्रग्स जो भी या हमने इंजेक्शन या दवाइयाँ जो ली हैं उसका जो बाई प्रोडक्ट है, तो वो भी निकालने का काम ये किडनी का ही है, ताकि ब्लड हमारा प्योर रहे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट होना ना होना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। लेकिन ठीक अगर वैसे ही अगर हम बात करें इसकी डर्टी ब्लड की, तो डर्टी ब्लड कंटेन यूरिया और प्योर ब्लड डू नॉट कंटेन यूरिया। तो यही वर्क होता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है कि किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वो क्या करती हैं, वो इनको प्यूरिफाई करती हैं, और प्यूरिफाई करके प्योर ब्लड बॉडी में चला जाता है। और उसके बाद में जो
इम्प्योर ब्लड है, उसमें से जो कंटेंट निकले हैं वो वाटर के साथ मिक्स होके यूरेटर के थ्रू हो गई यहाँ पर ब्लैडर में आ जाते हैं और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट देख सकते हैं किडनी के, कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। देन उसके बाद में राइट किडनी है, रेनल आर्टरी है और रेनल वेन है, यहाँ भी आर्टरी और वेन दोनों है साथ में। देन इन्फीरियर वेना केवा और ये एओर्टा। इस तरीके से यहाँ पर राइट एडिनल ग्लैंड, राइट एडिनल आर्टरी जो कि एडिनल ग्लैंड का हार्मोन का पैसेज को फ्लो कंट्रोल करती है या पैसेज को रिलीज करती है उसके हार्मोन को। ऐसे ही लेफ्ट में भी लेफ्ट एडिनल ग्लैंड, लेफ्ट एडिनल वेन, देन लेफ्ट एडिनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेनल आर्टरी, रेनल वेन। इस तरीके से रेनल, यहाँ पर ये जो वर्ड रेनल यूज़ किया गया, रेनल इज़ रेफर टू एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी, यानी कि रेनल वर्ड, रेनल का मतलब ही यही होता है, इट इज़ रिलेटेड टू अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन this is the portion of the urinary bladder in which the ureters are open, both the ureters are open, left and right ureter. देन द यूरिनरी ब्लैडर कंटेन द स्पिंचर्स मसल्स, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे वॉल्स होते हैं जो ये अलाउ करते हैं, इन पे प्रेशराइज होने लग जाती है जैसे ही ये यूरिन से फिलअप हो जाता है तो यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन एक्सपेल आउट करने की फीलिंग आती है जिसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। और ये मिक्चुरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमें यूरिन करने के लिए जो फीलिंग आती है, जब हमें लगता है कि हमें यूरिन जाना चाहिए, तो ये तभी होता है जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो फिलअप हो जाता है और वो यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो किडनी है, ये इसमें ये दिस इज़ द यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम और दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी विच इज़ द, इसमें जो बीच वाला जो पार्ट है वो हम बोल सकते हैं कि ये मेडुल्ला वाला पार्ट है और इसके साइड वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है और ये पेल्विक कैविटी से ये यूरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेडुल्ला कॉर्टेक्स रीजन में काफ़ी लाखों करोड़ों तादाद में नेफ्रॉन्स होते हैं जो इस तरीके से होते हैं। दिस इज़ द यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि हम ये पूरी जो किडनी है वो भरी हुई है, वो इन्हीं सब स्ट्रक्चर से भरी हुई है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा जो नेफ्रॉन का ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो इसमें बात करते हैं तो ये लूप, यहाँ पर सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है, ग्लोमेरुलस, ये हाईली कॉल्ड नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। देन ये बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल्स के बाद में हम बात करते हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन ये लूप ऑफ हेनले, और ये सारा ही स्ट्रक्चर कवर्ड रहता है ऊपर से कैपिलरीज से। तो आगे हम इसका फंक्शन बताएंगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये ब्लड को प्योर करता है। तो अगर इसमें हम देखें तो ये सारा सिस्टम जो है वो यहाँ पर आर्टरी और वेन से कवर्ड है और इसमें से कौन सा हिस्सा जो है किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में रहता है और कौन सा इसका जो है वो मेडुल्ला वाले में रहता है। तो हम बात कर सकते हैं इसमें जो ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है जो वुमेंस कैप्सूल मिलके बनाता है, ये बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये रहता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और जबकि लूप ऑफ हेनले और ये लास्ट वाला जो नर्व एंडिंग वाला जो हिस्सा है वो रहता है मेडुल्ला वाले रीजन में और ओपन होता है यहाँ पर ये पेल्विक रीजन में। तो सारे ही नेफ्रॉन्स का जो लास्ट एंडिंग पार्ट है वो पेल्विस में एंटर करता है ताकि जितना भी उसमें से जो है यूरिन फॉर्मेशन हुआ है वो धीरे धीरे ये पेल्विक वाले पार्ट में इकट्ठा होता रहे, देन वो यूरेटर में एंटर कर जाए यूरिन और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाए और यूरेथ्रा से एक्सपेल आउट हो जाए। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर हम इसकी बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन में अगर हम बात करते हैं तो ये इसके जो मैंने पार्ट थे वो बताए कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये 3 पार्ट होते हैं और देन उससे आगे वाला पार्ट जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना होता है इसको। ये हाईली कॉइल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा देख के ध्यान से पढ़ना, मैं कोशिश करूँगा कि समझ में आए। जैसे इसमें देखिए इसमें ये बोमन्स कैप्स ग्लोमेरुलस और ये जो पूरा पार्ट मिला के बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का हाईली कॉइल्ड नेटवर्क होता है जिसको कलेक्टिवली ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ग्लोमेरुलस से जो स्टार्टिंग का जो कॉइल्ड नेटवर्क है वो प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। देन ये नैरो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो जा रहा है ये पूरा लूप ऑफ हेनले कहलाता है विद कैपिलरी नेटवर्क। देन उसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और सारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जितने भी न्यूरॉन्स के होंगे वो सारे ही यूरेटर में ओपन होते हैं।
कलेक्टिंग डक्ट जिसको बोल सकते हैं, जो किडनी के पेल्विक रीजन में होता है। तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि यहाँ पर इम्प्योर ब्लड एंटर करेगा। इम्प्योर ब्लड एंटर करने ये यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल से एंटर करेगा, और ये यहाँ पर ये हाईली कॉन्ड नेटवर्क के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी कैपिलरीज में बढ़ जाएगा, जिससे इसका प्रेशर हाई हो जाएगा। इम्प्योर ब्लड है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स कंटेन होंगे, तो ये हाईली प्रेशर की वजह से ये डिफ्यूज़न हो जाता है, और जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है यूरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं बाहर की तरफ, और वो एंटर कर जाएंगे ग्लोमेरुलस, यानी कि वो एंटर कर जाएंगे बोमन्स कैप्सूल के अंदर, और बोमन्स कैप्सूल से एंटर करते हुए वो पीसीटी में चले जाएंगे, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में। तो जितना ब्लड जो है यहाँ पर प्रेशराइज होता रहेगा उस वो ग्लोमेरुलस की वजह से होता है, और ग्लोमेरुलस जितना ज़्यादा प्रेशराइज करेगा उतना तेज़ी से क्या होगा, ब्लड जो है वो फ़िल्टर आउट होगा, जो जिसको हम जीएफआर बोलते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये डिपेंड करती है हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई है तो यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर जितना भी जो अनवांटेड मटेरियल का कंटेंट है वो जैसे पीसीटी में आएगा, तो पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले से होते हुए डीसीटी में एंटर कर जाएगा, देन वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ हमारी बॉडी के में जो वाटर है वो भी यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाता है, और डिफ्यूज़ होने के बाद में यहाँ पर जो है वो भी पास आउट हो जाता है। तो एक्सेस से कहीं ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज़ ना हो जाए बॉडी से, क्योंकि हमें केवल पास आउट करना है यूरिया और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ब्लड के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको एक मीडियम चाहिए जो वाटर के तौर पे मीडियम मिलता है। जो यूरिन हम पास आउट करते हैं उसमें जो वाटर कंटेंट रहता है वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो एक व्हीकल का काम करता है, और उसमें जो यूरिया है वो जो है मिल के निकल जाता है बॉडी से बाहर। लेकिन कहीं ज़्यादा लेकिन ज़्यादा वाटर हमारे बॉडी के से डिफ्यूज़ ना हो जाए, किडनी हमारा बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर को डिफ्यूज़ ना करते हैं, तो हमारे डिहाइड्रेशन कंडीशन आ जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो ये लेवल भी बहुत हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो उससे मेंटेन रहता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं काफ़ी सारे जीएफआर मेंटेन कराने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऊपर से रीअब्जॉर्प्शन के लिए कैपिलरीज भी इसके ऊपर होती हैं, कि ताकि कोई यूज़फुल मटेरियल भी अगर डिफ्यूज़ हो गया है तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में एंटर कर जाए। तो बेसिकली हमारा जो किडनी का जो नेफ्रॉन सिस्टम है वो कोशिश यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हार्मफुल मटेरियल्स को ही डिफ्यूज़ किया करे, और उसका जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट हो वो हार्मफुल मटेरियल का हो। यूज़फुल मटेरियल जो हैं बाकी के सॉल्ट्स होते हैं हमारे NaCl वगैरह, और जो भी बॉडी के लिए जितने भी सॉल्ट ज़रूरी हैं उनको वो रीअब्जॉर्ब करा देता है अपनी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो हमारी किडनी का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके का है कि वो ये चाहती है कि कम से कम हाँ यूज़फुल मटेरियल्स को डिफ्यूज़ कराया जाए, बॉडी से बाहर निकाला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल्स को ही बाहर निकाला जाए। जैसे यूरिया, उसको निकलना बहुत ज़रूरी है, टॉक्सिक बना देगा वरना ब्लड को। तो लेकिन अगर किडनी में अगर मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम है, या ग्लोमेरुलस में एक बीमारी बहुत कॉमन है जिसमें सूजन आ जाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अगर इधर आ गई तो यहाँ पर जीएफआर चेंजेस हो जाएगा, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कभी कभी देखा है कि यूरिन के थ्रू काफ़ी यूज़फुल मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकलते चले जाते हैं, सॉल्ट। तो जैसे डायरिया के केस में इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्ट है वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो जाता है, तभी हमें फिर ORS वगैरह देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि यूरिन के थ्रू बॉडी से जो है सॉल्ट वो ज़्यादा निकल चुके हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, केवल कुछ तकलीफ़ हो तभी होता है, वरना नॉर्मल कंडीशन में हमारी किडनी जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, और वो यही चाहती है कि कम से कम एक्सपेल आउट हो यूज़फुल मटेरियल्स का। इसी तरीके से प्लांट भी जो है वो CO2 को रिलीज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, और O2 को वो लेते हैं। तो ये उनका तरीका हो गया एक्सक्रीशन का। कुछ वेस्ट को वो अपने लीव्स के तौर पे भी निकाल देते हैं, गम्स, रेजिन इसके तौर पे भी निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट भी अपना एक्सक्रीशन करते हैं। देन अगर यही जो सिस्टम है नेफ्रॉन का सिस्टम अगर बॉडी में ख़राब हो जाता है, किडनी में ख़राब हो जाता है, तो कंडीशन आती है किडनी फेलियोर की। तो उस कंडीशन में फिर हमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस इज़ द आर्टिफिशियल ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ऑफ अनवांटेड वाटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड।
इन हेल्दी मैन किडनी डज दिस प्रोसेस, यानी कि जो हेल्दी इंसान है उनमें ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से होती है। लेकिन किसी केस में क्या होता है कि किडनी ख़राब हो जाती है, तो फिर हम ये आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करना या पेशेंट को उसके ब्लड को प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सम पीपल मे हैव डैमेज द फेल्ड किडनी विच नो लॉन्गर फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, तो फिर उसकी किडनी जो है वो और ज़्यादा ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर सकती। इस केस के लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये एडमिट करके इसको डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस से जो है वो ब्लड को प्योर किया जाता है। तो ये बेसिकली उन्हीं के साथ होता है कि जो काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अनहेल्दी ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, या मान लीजिए कि जो ड्रंक कर रहे हैं और जो ज़्यादा टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बैड हैबिट्स से ही ये सारा प्रॉब्लम अराइज होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी किडनी कभी भी ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, या अदर बॉडी में पार्ट में इन्फेक्शन है उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाती है। लेकिन बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सब होता है। इसलिए अच्छा एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। हार्ड वर्क करना चाहिए बॉडी से, और पानी बहुत पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क करती रहे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर the transportation system of the human body, and as well as plant, and excretion of how of the system of human body as well as plant, कि किस तरह से ये सब हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर द last topics of your chapter life process, which contain the transportation and how the transportation occurs, and how the uh, excretion occurs in the human body. So this is your topics. Thank you so much.